हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजी डिकोडेड विथ गौरी। एंड हम चालू कर रहे हैं एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज के साथ। सो द थिंग वी आर स्टार्टिंग विद DevSecOps के प्रेज्यूमे रेडी प्रोजेक्ट्स। सो आर गोल इज प्रैक्टिकली 30 डेज में हम लोग 10 प्रोजेक्ट्स करेंगे। एक एक प्रोजेक्ट हम 3 पार्ट्स में और 3 3 दिन में सेपरेट करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो हमने चूज किया है दैट इज DevSecOps की मल्टी स्टेज पाइपलाइन कैसे बनती है एंड हाउ वी वर्क अराउंड विद दैट। ओके, सो हमने एक बहुत क्रेजी सा टॉपिक चूज किया है। अभी पूरा इंट्रोडक्शन दूंगी कि क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है। सो हैविंग सेड दैट कि हम क्या कर रहे हैं, लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज वेल। हेलो एवरीवन, आई एम गौरी यादव। आई हैव डिलीवर्ड more than 600 plus sessions across corporates like Microsoft, Google, and Meta, and many more. I'm a Docker captain, cloud architect. I have worked in multi-cloud environment as well. And काफी सारे साल हो गए. Other than this, I like creating content too. एंड इस सीरीज का क्या एक मोटिव है, इस सीरीज का यही मोटिव है कि जब आप टेक के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में एक एक ना कहीं आता है कि यार टेक तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो इतना कॉम्प्लेक्स तो कुछ भी नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। सो सारी चीजों को ब्रेक डाउन करने के लिए और स्क्रैच से चीजें बनाने के लिए वी हैव लॉन्च दिस सीरीज दैट इज टेक्नोलॉजी डिकोडेड विद गौरी। एंड दिस टाइम वी आर डूइंग प्रोजेक्ट सीरीज विच इज part 1. Today is part 1, right? So let me quickly share my screen and let's get started with it. I'm super excited. So एक एक प्रोजेक्ट 3 3 पार्ट्स में टूटेगा। आज हम पार्ट 1 का डिस्कस कर रहे हैं, प्रोजेक्ट नंबर 1 का। So allow me to quickly share my screen. I hope my screen would be visible to all of you guys. Yeah. सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आप सबको इंट्रोडक्शन करवाऊंगी कि हम आज के उसमें करने क्या वाले हैं एग्जैक्टली ठीक है। सो सबसे पहले लेट मी स्टार्ट विद दिस थिंग कि हम डिलीवर क्या कर रहे हैं और प्रोजेक्ट को हम इस चीज को लाइक एड्रेस कैसे करेंगे। ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग वी हैव इज I guess there is some issue. My pen is not working. एक second. Allow me a second to fix this tab of mine. I don't know why it is not working. Wait a second, guys. My this thing is not working. Allow me a second to fix this.
Okay, it's working now. Sorry, technical glitches do happen no matter how many times you have done pre-testing, but things like these do happen. So just allow me a second. Now I'll show my screen. Yeah. I hope now my screen would be visible. Entire screen visible to you guys. Yes. So the thing over here which you were looking at, right? This was not working at all. This my pen was not working, but now it is. So now let me quickly introduce what we are going to do in this project. So the first thing is, if you are working on a DevOps role, okay. So the thing you deal with is security, deployment, and automation. दिस इज योर मेन प्रोफाइल जो आप काम करते हो, ठीक है। अब प्रोजेक्ट में हम क्या करने वाले हैं एंड कैसे डिवीजन होने वाला है। प्रोजेक्ट क्या है, देखो, जब आप किसी डेवऑप्स रोल को फोकस कर रहे होते हो ना, तो आपको डिप्लॉयमेंट, ऑटोमेशन, सिक्योरिटी आपको तब पता चलेगा जब आपको डेवलपमेंट साइकिल के साथ आप लाइक कंफर्टेबल हो गए तो, ठीक है। सो लेट इट बी एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ओके, जो आपको पता हो कि कैसे डेवलप हुआ है, ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज, आपको लाइक बहुत सारा आप यूज करते हो डॉकर का, ठीक है, कुबरनेटीज का, एंड हर एक प्रोजेक्ट में ना अलग अलग आपकी डिपेंडेंसीज होती है, ठीक है। अब आपकी ये जो डिपेंडेंसीज है, अब ये चल कैसे रहा है मैं बताती हूँ आपको। देखो, हमने आप ई कॉमर्स जैसा प्लेटफॉर्म, जो कि एक 3 tier एप्लीकेशन है, जो कि आज का मॉडर्न आर्किटेक्चर है। अगर आप किसी भी जॉब में जाते हो तो आपको ऐसे ही एप्लीकेशंस मिलेंगे डील करने के लिए, ठीक है। तो वो आप समझोगे कैसे कि वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। सो हम सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर चुकी हूँ, बट हम साथ में लाइव में बनाएंगे एंड चीजें अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वी हैव एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दैट इज क्विक कार्ट, ओके, जो कि हमारा प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर ने डेवलप किया है, ठीक है। सो दैट इज मेनली योर पार्ट। जिसके बाद आपका डिवॉप्स वाला जो बंदा है, जो आपकी पोजीशन है, जो आप जहाँ पे जिस स्टेज पे इंक्लूड होते हो, दैट इज आफ्टर आपका डेवलपमेंट हो जाता है, उसके बाद डेवॉप्स आता है, राइट। सो ये आपका एक प्रोजेक्ट, ये आपका एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा विच इज पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके बाद हम एक चीज बनाएंगे जो कि है आपका एक एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन क्या करता है, उसका नाम है वन साइट। वन साइट मीन्स नथिंग, वनरेबिलिटी साइट, ठीक है। अब वनरेबिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डॉकर फाइल बनाई, ठीक है, और आप उसको डिप्लॉय करना चाह रहे हो, राइट। बट क्या हो रहा है उस सिनेरियो में, दैट आपका जो डॉकर फाइल है, उसमें आपकी कुछ सर्टन डिपेंडेंसी है, एंड वो डिपेंडेंसी इज फेलिंग फॉर सम और द अदर वे इन योर कंप्लीट डिप्लॉयमेंट साइकिल, ठीक है। तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है विच इज दिस, ठीक है, कि ये डायरेक्टली उस स्टेज पे इंक्लूड होगा कि फॉर एग्जाम्पल ये डेवलपर है, ठीक है। अब इस डेवलपर ने गिटहब में कोड पोस्ट पुश किया है, ठीक है। अब सबसे पहले उसमें, उस प्रोजेक्ट में जितनी भी डॉकर फाइल होंगी ना,
अब आपके उस प्रोजेक्ट में जितने भी डॉकर फाइल होंगे, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगा, राइट। सो पुश करने के बाद हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ना, ये इंक्लूड होगा, और ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली हमारी जितनी भी डॉकर फाइल है, लेट इट बी फॉर फ्रंट एंड बैक एंड एनीथिंग, ठीक है, वो कंटेनर बनाने से पहले ही आपको सारे के सारे डॉकर फाइल्स स्कैन करके आपको एक क्या बोलते हैं, अपडेटेड डॉकर फाइल जो आपको चेंज करना चाहिए, विच इज रिक्वायर्ड, जिसमें आपके कुछ कॉन्फ़िगरेशन या फिर आपका कुछ पैकेज है वो पुराना है विच रिक्वायर्स अपडेशन, वो, या फिर आपका जो रिक्वायरमेंट डॉट टी वाला फाइल है उसको देख के और उसमें अपडेशन देता है, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट हम दो तरीके से एग्जीक्यूट करने वाले हैं। द फर्स्ट थिंग वी हैव इज, हम लोग ई कॉमर्स एप्लीकेशन जो है ना उसको पहले समझेंगे कि डेवलपमेंट कैसे हुआ है, रेस्ट एपीआईज कैसे वर्क करते हैं, आर्किटेक्चर क्या है, एंड वो सारी चीजें। देन फिर हम लोग डॉकर कंटेनर्स क्या है वो सारी चीजें करेंगे, एंड फिर डॉकर फाइल बनाकर भी देखेंगे। फिर हम पूरा का पूरा क्विक कार्ट का एक कोड बनता कैसे है, कंप्लीटली एक 3 tier एप्लीकेशन कैसे बनती है, वो AWS पे कैसे जाती है, हम वो सारी चीज देखेंगे। देन हम देखेंगे कि हमने ये सारी चीज बना दी, बट हमारा जो 3 tier एप्लीकेशन है दैट इज क्विक कार्ट, अगर कोई डेवलपर नया कोड पुश करता है, डॉकर फाइल में चेंजेस है, किसी भी फाइल में कोई चेंजेस है, तो कुछ वल्नरेबिलिटीज है या नहीं है, उसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म है दैट इज वल्नरेबिलिटी साइट। तो हम दो तरीकों में डील करेंगे, कंप्लीट एंड टू एंड, सिर्फ पाइपलाइन बनाना नहीं सीखेंगे, कंप्लीट स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली चीज जो आती है, लेट मी टेल यू अबाउट दैट, ठीक है। तो ये यहां तक हो गया, ठीक है। अब ये देखो, आई होप मेरी स्क्रीन अच्छे से विजिबल है एंड ये आपको दिखाई दे रहा है। देखो, इसके अंदर समझने की कोशिश करो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देयर इज रिटन मोनोलिथिक। देखो, मैंने मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्यों लिखा है यहाँ पर, और मैं क्यों बता रही हूँ आपको, ये समझाना चाहती हूँ। देखो, हम डेवऑप्स के एनवायरनमेंट में आए, 3 tier माइक्रो सर्विसेज, इन सारी चीजों से डील करें, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है, अगर माइक्रो सर्विसेज नहीं होती थी, क्लाउड नहीं होता था, डेवऑप्स नहीं होता था, पाइपलाइन नहीं होती थी, तो उससे पहले ऐसा कौन सा आर्किटेक्चर था जो प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, उबर जो पहले भी थे और जो पहले यूज करा जाता था, फिर उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, एंड धीरे धीरे करके, ऑफ कोर्स, जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो या वो ग्रो कर रहा है या जो भी सिनेरियो है, तो टाइम के साथ साथ आपका आर्किटेक्चरल शिफ्ट होता है, डेवलपमेंट शिफ्ट होता है, राइट। तो सबसे पहले अब हम क्विक कार्ट की मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को समझते हैं। क्विक कार्ट क्यों लेके चल रही हूँ, बिकॉज हम धीरे धीरे इसको माइक्रो सर्विसेज पे भी लेके जाएंगे, राइट। सो वहां से चीजें चालू होंगी, तो वहां तक पहुंचे कैसे वो समझते हैं। देखो, अब सबसे पहले हम देखेंगे क्विक कार्ट का मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, ठीक है। जब कोई कस्टमर क्विक कार्ट या वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर, ठीक है, अगर आपका कोई क्लाइंट है, ठीक है, यूआई से क्लाइंट से, तो सबसे पहला क्या स्टेप है आपका, कस्टमर यूआई वेब क्लाइंट, ये यूजर का फ्रंट एंड है, यहीं से कस्टमर प्रोडक्ट्स ब्राउज करता है, लॉग इन करता है, कार्ट में आइटम्स डालता है, ऑर्डर प्लेस करता है, सारी चीजें यहीं से होती है। स्टेप 2 क्या होता है आपका, स्टेप 2 इज योर वेब सर्वर का एंट्री पॉइंट। वेब सर्वर का एंट्री पॉइंट मतलब क्या, सारी की सारी इनकमिंग रिक्वेस्ट सबसे पहले वेब सर्वर एंट्री पॉइंट पर आती है। इससे आप एप्लीकेशन का मेन गेट समझ सकते हो, मतलब ये रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और एप्लीकेशन के अंदर करेक्ट बिजनेस लॉजिक तक पहुंचाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग यू हैव इज मोनोलिथिक रन टाइम वीएम। ये क्या चीज हुई, अब रिक्वेस्ट एक सिंगल वर्चुअल मशीन के अंदर चलने वाले मोनोलिथिक एप्लीकेशन में एंटर करती है। तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में सारे मॉड्यूल्स एक ही एप्लीकेशन के अंदर डिप्लॉय होते हैं। अब लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड, सबसे पहले मैं आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ, फिर आप देखना। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक एप्लीकेशन लेते हैं जो हम बहुत यूज करते हैं, लेट्स से हम जोमैटो बहुत यूज करते हैं, so let me write Zomato,
ठीक है। आप जोमेटो खोलते हो, तो आप जब जोमेटो ओपन करते हो तो क्या होता है, वहां पे कुछ ओपन करते ही आपको यूआई पे कुछ ऑफर्स दिखाई देते हैं, यू कैन सी सर्टेन ऑफर्स। उसके अलावा अगर आपको मेन्यू सर्च करना हो तो आप मेन्यू सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई डिश सर्च करनी हो तो आप वो डिश डिश सर्च कर सकते हो, है ना। अगर आपको कुछ पसंद आ गया, ऑर्डर प्लेस करना हो तो आप ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो, ठीक है। और आपका सब कुछ हो गया है तो अब आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। अब ये कितनी चीज हो गई, अब ये आपका एक बड़ा सा डेटाबेस है, दिस इज योर डीबी, ठीक है। इस एक ही डीबी में आपका यूआई भी सेव है, इसमें एक भी आपका मेन्यू भी सेव है, इसमें डिशेस के नाम भी सेव है, ऑर्डर्स भी सेव है, पेमेंट गेटवे भी सेव है, आपके प्रोडक्ट के आपके जैसे फूड इमेजेस हैं वो भी सेव है। और सिर्फ सेव्ड नहीं है, अगर कोई पेमेंट हो रहा है तो उस पेमेंट की जो पेमेंट आईडी और ऑर्डर आईडी जो बन रही है उसकी कंफर्मेशन एंड एवरीथिंग भी इसी डेटाबेस के थ्रू आ रही है, राइट। अब लेट्स कंसिडर दिस थिंग एज एन एग्जाम्पल, के फॉर एग्जाम्पल आपने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, और गलती से यहाँ पे जो पेमेंट वाली सर्विस थी ना वो किसी यूजर के लिए क्या हो गई, फेल हो गई। जब आपका यहाँ पे ये ऑर्डर प्लेस करके पेमेंट आपकी फेल हो गई है, तो जैसे फॉर एग्जांपल गौरी ने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, उसके लिए क्रैश हो गया, ठीक है। मनीष आ रहा है, ओके, मनीष आ रहा है एक और फॉर एग्जांपल चिकन बिरयानी का ऑर्डर प्लेस करने के लिए, क्या मनीष सर्च कर पाएगा, सर्च कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आपकी एक सर्विस फेल होती है तो आपकी यूआई, ऑफर, मेन्यू, डिश, ऑर्डर, पेमेंट सब फेल होती है। क्यों, बिकॉज एवरीथिंग इज गेटिंग फेच्ड फ्रॉम वन डेटाबेस। दिस इज वॉट मोनोलिथिक वॉज अबाउट, ठीक है। ये हमने समझ लिया है, अब एक बार आर्किटेक्चर भी अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। अब आपका यूजर एंड कैटलॉग सर्विस क्या होती है, अगर कस्टमर लॉग इन करता है, प्रोडक्ट सर्च करता है तो रिक्वेस्ट यूजर एंड कैटलॉग सर्विस के पास जाती है। सो यूजर रजिस्ट्रेशन, लॉग इन, प्रोफाइल मैनेजमेंट, प्रोडक्ट कैटलॉग, प्रोडक्ट सर्च, प्रोडक्ट डिटेल्स। कस्टमर ने आईफोन से सर्च किया, यूजर एंड कैटलॉग सर्विस डेटाबेस से प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन फेच करके यूजर को दिखाता है, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग यू हैव इज योर ऑर्डर एंड पेमेंट लॉजिक। ऑर्डर एंड पेमेंट लॉजिक क्या, जब कस्टमर चेकआउट बटन पे क्लिक करता है, ठीक है, तो तब रिक्वेस्ट ऑर्डर पेमेंट लॉजिक मॉड्यूल के पास जाता है। क्या होता है, कार्ट वैलिडेशन होता है, ऑर्डर क्रिएशन होती है, पेमेंट प्रोसेस होती है, ट्रांजेक्शन वैलिडेशन होती है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर कस्टमर ने कुछ ₹50K का ऑर्डर प्लेस किया है तो उसकी पेमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगी, कार्ड से हो रही है कि यूपीआई से हो रही है, पेमेंट कैसे कैरी आउट हो रही है, तो ये उसको देखने का तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज योर इन्वेंटरी एंड नोटिफिकेशन, मतलब क्या पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद रिक्वेस्ट इन्वेंटरी एंड नोटिफिकेशन मॉड्यूल पे पहुंचती है, स्टॉक अपडेट होता है, इन्वेंटरी चेक होती है, ईमेल नोटिफिकेशन, एसएमएस नोटिफिकेशन, ऑर्डर कंफर्मेशन मैसेजेस, सारी चीजें यहीं से कैरी आउट करी जाती हैं, ठीक है। अब क्या है इस आर्किटेक्चर का मेन पॉइंट, यूजर कैटलॉग, पेमेंट सर्विस, इन्वेंटरी, सब कुछ कहाँ जा रहा है, एक सिंगल रीजनल डेटाबेस के पास जा रहा है। तो जस्ट इन केस अगर आपके ये ऑर्डर एंड पेमेंट लॉजिक फेल होती है तो आपकी ये भी नहीं चलेगी और ये भी नहीं चलेगी। सो दिस इज व्हाट योर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर इज अबाउट, क्योंकि सारे मॉड्यूल्स एक ही एप्लीकेशन और एक ही डेटाबेस शेयर कर रहे हैं। अगर ऑर्डर एंड पेमेंट मॉड्यूल में कोई इश्यू आ गया तो एप्लीकेशन आपकी क्रैश हो जाएगी और आपका पूरा का पूरा क्विक कार्ड को इम्पैक्ट होगा, आपका बिजनेस लॉस हो जाएगा, आपका ट्रस्ट लूज हो जाएगा आपके यूजर्स का। एंड इसमें
लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए कई कंपनीज ने बाद में मोनोलिथिक आर्किटेक्चर से माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर की तरफ माइग्रेट किया। एंड मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में यूजर, प्रोडक्ट, ऑर्डर, पेमेंट, इन्वेंटरी जैसे सारे के सारे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स एक ही डेटाबेस में जा रहे थे। सो विच वॉज वेरी वेरी रॉन्ग। इसकी वजह से आपका कितना सारा नुकसान हुआ बिजनेस का, राइट? सो दिस इज व्हाट मोनोलिथिक आर्किटेक्चर इज। अब आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, ठीक है, विच इज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे उप्स, अब यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होगे क्या लिखा है, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर लिखा है, ये रहा माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, ठीक है। माइक्रो सर्विसेज क्या, देखो व्हाट दे थॉट ऑफ दिस थिंग। पहले उन्होंने एक चीज करके देखी, व्हाट वाज दैट वन थिंग, कि उन्होंने क्या सोचा, ऐसा करते हैं ऑल सर्विसेज 1 DB, 1 डेटाबेस, ठीक है। फिर इन्होंने क्या सोचा, लेट्स डू इट दिस वे, कि जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था, मेरा पेमेंट फेल हुआ था तो मेरा UI कार्ड वार्ड सब चलना बंद हो गया था। तो व्हाट दे डिसाइडेड कि ऐसा करते हैं, हम फ्रंट एंड का एक अलग से डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है। हम लोग हमारे इमेजेस का एक अलग से डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है। हम पेमेंट ऑर्डर ठीक है अलग से डेटाबेस बनाते हैं। एंड ऐसे ही आप UI ऑफर्स लाइक मेन्यू सर्च के लिए भी ले लो, ठीक है, एक अलग से डेटाबेस बनाते हैं। उन्होंने सब चीजों के लिए अलग अलग डेटाबेसेस बनाए। अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर गौरी आई, ठीक है, और गौरी ऑर्डर प्लेस कर रही थी, ठीक है, गौरी ने ऑर्डर प्लेस करा बट समहाउ ऐसे ऑर्डर वाला फेल हो गया, ठीक है। अब अगर मनीष आएगा तो उसके लिए जो ये फ्रंट एंड है और उसको जो मेन्यू सर्च करना है वो नॉर्मल तरीके से करेगा। क्यों? बिकॉज देयर वुड बी अ टीम जो आपका ऑर्डर वाला डेटाबेस हैंडल कर रही होगी। सो दैट टीम इज देन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर माइक्रो सर्विसेज के ऑर्डर वाले डेटाबेस के मैनेजमेंट के लिए। इन द मीन वाइल आपका फ्रंट एंड, इमेजेस, मेन्यू सर्च, पेमेंट वैसे ही चलेगा। इट वुड नॉट फेल फॉर यू अगर आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नेक्स्ट यूजर हो तो, ठीक है। फिर इंस्टेंटली ये चीज फिक्स हो जाएगी एंड देन गौरी वुड बी एबल टू प्लेस द ऑर्डर। So that is what is simple idea behind your microservices architecture, ठीक है। अब एक बार हम इस डायग्राम के, इस आर्किटेक्चर डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। बाय द वे मैंने ये डायग्राम्स क्रिएट किए हैं थ्रू AI लाइन स्टूडियो इन जस्ट सिंपल प्रॉम्प्ट्स, सो आप भी इसको यूज कर सकते हो। इट इज फॉर राइट नाउ, आप एक जनरेशन कर सकते हो for free. You can do try it out and let us know that how much did you like the product. So the next thing is, अब हम देखेंगे कि क्विक कार्ट मोनोलिथिक आर्किटेक्चर से इवॉल्व होकर माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में कैसे काम करता है। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में सब एक एप्लीकेशन के अंदर था, लेकिन जैसे जैसे यूजर्स, ऑर्डर्स, ट्रैफिक बढ़ने लगा, कंपनी ने एप्लीकेशंस को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सर्वर्स में डिवाइड कर दिया। अब सबसे पहले आता है आपका वेब UI विच इज योर कस्टमर, ठीक है। तो प्रोडक्ट सर्च करता है, लॉगिन करता है, ऑर्डर प्लेस करता है, पेमेंट करता है, लेकिन अब कस्टमर डायरेक्टली बैकएंड सर्विस से बात नहीं करता जैसे हम मोनोलिथिक में कर रहे थे हमारे डेटाबेसेस के साथ बात, वैसे अब नहीं हो पाएगी, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज योर API गेटवे।
सारी रिक्वेस्ट पहले एपीआई गेटवे पर आती है। एपीआई गेटवे को आप मॉल या फिर आपके घर के या फिर आपके सोसाइटी के एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह आप उसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अब आपका ऑथेंटिकेशन, राउटिंग, लोड बैलेंसिंग, रिक्वेस्ट वैलिडेशन, सिक्योरिटी चेक, कस्टमर ने लॉगिन रिक्वेस्ट भेजी, एपीआई गेटवे डिसाइड करेगा कि ये रिक्वेस्ट यूजर सर्विस के पास जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज प्रैक्टिकली अबाउट। अब आपका नेक्स्ट आता है यूजर सर्विस। नेक्स्ट आता है आपका यूजर सर्विस। देखो यूजर सर्विस क्या कर रहा है, देखो लॉगिन और यूजर रिलेटेड रिक्वेस्ट लाइक रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, यूजर प्रोफाइल, ऑथेंटिकेशन, ये सब कुछ आपका यूजर सर्विस में जाएगा। अब इसका अपना एक डेडिकेटेड डेटाबेस है विच इज यूजर डेटाबेस। ठीक है, तो मोनोलिथिक की तरह शेयर्ड डेटाबेस नहीं है। अगर यूजर सर्विस डाउन हो जाएगी तो पेमेंट सर्विस फिर कभी काम कर सकती है। ठीक है, देन द नेक्स्ट थिंग यू हैव इज योर ऑर्डर सर्विस। ऑर्डर सर्विस का भी खुद का एक डेडिकेटेड लाइक ऑर्डर सर्विस डेटाबेस है। तो जब कस्टमर कार्ट में आइटम ऐड करता है, ऑर्डर प्लेस करता है, तब रिक्वेस्ट ऑर्डर सर्विस के पास आती है। ऑर्डर सर्विस क्या क्या हैंडल कर सकता है, कार्ड प्रोसेसिंग, ऑर्डर ट्रैकिंग, ऑर्डर स्टेटस, ये सारी चीजें आपका ऑर्डर डेटाबेस ऑर्डर सर्विस हैंडल करता है। देन नेक्स्ट थिंग यू हैव इज योर इन्वेंट्री सर्विस। इन्वेंट्री सर्विस में क्या होगा आपका, देखो ऑर्डर क्रिएट होने के बाद ऑर्डर सर्विस इन्वेंट्री सर्विस को कॉल करती है। तो प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं, कितना स्टॉक बचा है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 100 पीसेज ऑफ फोन्स, अगर गौरी ने एक ऑर्डर कर दिया मतलब नाउ देयर आर 99 पीसेज ऑफ फोन्स इन देयर इन्वेंट्री, राइट। सो वो चीज अपडेट हो जाएगी, उसका भी खुद का एक डेटाबेस है। देन पेमेंट सर्विस, मतलब अगर स्टॉक अवेलेबल है, ऑर्डर सर्विस पेमेंट रिसीव हो चुकी है, ठीक है, तो यूपीआई पेमेंट है, कार्ड पेमेंट है, वॉलेट पेमेंट है, ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन है, वो सब कुछ आपका पेमेंट सर्विस से होगा और उस डेटाबेस में जाएगा। ठीक है, देन द नेक्स्ट थिंग यू हैव इज योर मैसेज क्यू। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद एक इवेंट जनरेट होता है, फॉर एग्जांपल ऑर्डर क्रिएटेड, पेमेंट सक्सेसफुल। ये इवेंट डायरेक्टली नोटिफिकेशन सर्विस को नहीं भेजा जाता है, पहले मैसेज क्यू में जाता है। तो अब क्यू के एग्जांपल में आप ले सकते हो रैबिट एमक्यू, अपाचे काफका ले लो, अमेजोन का एसक्यूएस ले लो। ठीक है, ताकि सर्विसेज टाइटली कपल्ड ना हो। अगर नोटिफिकेशन सर्विस टेम्पररीली डाउन है तो ऑर्डर फेल नहीं होगा, पेमेंट फेल नहीं होगी, मैसेज क्यू इवेंट में स्टोर होती रहेगी, तो नोटिफिकेशन सर्विस बाद में कस्टमर को मिल जाएगी। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग यू हैव इज योर नोटिफिकेशन सर्विस। इसका भी खुद का एक पर्सनल डेटाबेस होता है, मतलब जैसे नोटिफिकेशन सर्विस क्यू से इवेंट करता है तो कस्टमर को क्या भेजा जाता है, ईमेल, एसएमएस, पुश नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप अलर्ट। सो फॉर एग्जांपल योर ऑर्डर हैशटैग समथिंग समथिंग हैज बीन कंफर्म। तो ऐसे करके आपका लाइक हाउ दिस इज हाउ योर माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर वर्क। अब इसमें इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के एडवांटेजेस है इंडिपेंडेंट स्केलिंग, इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट, बेटर फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, तो ऐसे आपको हेल्प हो जाती है। ठीक है, अब ये हुआ मोनोलिथिक एंड माइक्रो सर्विसेज का डिफरेंस जो मैंने बताया। अब आपको ये नहीं लगता कि जैसे यूजर सर्विस है, तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको ये कह दिया कि ये यूजर सर्विस है, ठीक है, लेट्स से कि यूजर सर्विस ने रजिस्टर कर दिया, ठीक है, उसको ओटीपी आ गया और वो आ गया एप्लीकेशन में। ठीक है, अब वो आकर के कुछ मेन्यू सर्च कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको पूछूंगी तो मेन्यू सर्च कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने सर्च किया है राजमा चावल, ठीक है, तो आप सिंपली कह दोगे कि हाँ राजमा चावल सर्च किया है, तो वो डेटाबेस के पास जाएगा और डेटाबेस से लेकर के आएगा कि कितने जो रेस्टोरेंट्स है वो राजमा चावल सर्च करते हैं, मतलब सर्व करते हैं कंज्यूमर्स को, यूजर्स को। क्या डेटाबेस से डायरेक्टली कॉल होती है चीजें? तो फिर ये तो ऐसा हो जाएगा ना कि आपने डायरेक्टली लाइक फ्रंट एंड को कंप्लीट थ्रू एंड थ्रू डेटाबेस को एक्सेस दे रखी है। ऐसे तो कोई आपका आएगा हैकर और फ्रंट एंड में देख लेगा कि डेटाबेस के क्या क्रेडेंशियल्स हैं
और जैसा अभी थोड़े टाइम पहले सीबीएसई के कुछ पोर्टल के साथ हुआ था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि किसी ने तो बैकएंड डेटाबेस के क्रेडेंशियल सीक्रेट्स निकाल के कुछ तो कुछ किया था, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ भी। ठीक है, तो ऐसे तो कोई भी अटैक हो जाएगा, तो इसके लिए कुछ तो तरीका किसी ने निकाला होगा ना, राइट। सो हम इस प्रोसेस के बीच में एक और रैपर लेकर के आते हैं। उस रैपर को हम बोलते हैं ए पी आई। ए इज एप्लीकेशन प्रोग्रामेटिक इंटरफेस। ओके, सो अब हम देखेंगे कि एपीआई क्या होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। ठीक है, देखो, अब इस चीज को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो दैट व्हाट दिस पर्टिकुलर थिंग अभी इज अबाउट। सबसे पहले हम चालू करते हैं हमारे इस सिनेरियो से। ठीक है, क्या है, अब आपको एपीआई समझने के लिए पहले देखना है कि एपीआई के बिना राइफ में कैसे काम हो रहा था। ठीक है, और फिर हमने एपीआई को क्यों इंट्रोड्यूस किया। देखो, सिनेरियो समझो। सिनेरियो ये है कि आपको बुक करनी है एक फ्लाइट एंड होटल फॉर योर ट्रिप। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले एक कस्टमर है, दिस इज यू। ठीक है, वो, मैं डायरेक्टली एयरलाइन और होटल को कॉल नहीं करता। ठीक है, मैं एक ट्रैवल एजेंट को फोन करता हूँ और बोलता हूँ मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे लाइक गोवा की ट्रिप पे जाना है, तो आप मुझे बताओ कि लाइक क्या अवेलेबिलिटी है फ्लाइट्स की और क्या अवेलेबिलिटी है होटल्स की। ठीक है, अब ट्रैवल एजेंट ने क्या किया, ट्रैवल एजेंट ने आपकी रिक्वेस्ट रिसीव कर ली। ठीक है, अब ये हो गया आपका स्टेप नंबर, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। ठीक है, अब ट्रैवल एजेंट भाई साहब क्या करेंगे, देखो, ट्रैवल एजेंट कॉल करेगा एयरलाइन को कि हेलो जी, अब मैं इस ट्रैवल एजेंट इस एयरलाइन कंपनी को कॉल कर रहा है, पूछेगा गोवा के लिए फ्लाइट्स अवेलेबल है क्या और टिकट क्या क्या प्राइस है। ठीक है, तो अब ये वाला जो बंदा है, जो इस वाले बंदे ने पूछा, ट्रैवल एजेंट जो है वो एयरलाइन को कॉल करके वो ही इंफॉर्मेशन कंफर्म करेगा। ठीक है, अब एयरलाइन क्या करेगी, एयरलाइन मैनुअली बैठ के चेक करेगी। क्या चेक करेगी कि सीट्स अवेलेबल है या नहीं, क्या टिकट का प्राइस क्या है। सो सबसे पहले क्या चेक करेगी, सीट्स एंड प्राइस। ठीक है, एयरलाइन ने अब चेक कर लिया। ठीक है, अब एयरलाइन क्या करेगी, ट्रैवल एजेंट को कॉल करेगी। ठीक है, अब सबसे पहले इसने क्या चेक किया, देखो, ये यहाँ पे एयरलाइन वाला पार्ट जो है ना, वो यहाँ पे एयरलाइन वाला पार्ट आपका सॉर्ट हो गया। ठीक है, अब ट्रैवल एजेंट क्या करेगा भाई, अब उसको होटल का प्राइस जाना है कि होटल आपको कितने का पड़ रहा है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ तो डॉलर्स में नहीं होगा, रुपीज ले लो। ठीक है, कितने रुपीज का पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा, ट्रैवल एजेंट होटल को कॉल करेगा कि फॉर एग्जाम्पल 4 नाइट्स सम डेज के लिए चाहिए। ठीक है, तो उसका प्राइस कितना है, तो होटल चेक करेगा क्या, मैनुअली बैठ करके कि क्या हमारे सिस्टम में रूम्स खाली है, रूम्स है तो उनका प्राइस कितना है। ठीक है, अब क्या होगा, एयरलाइन वाले, होटल वाले सब इस एजेंट को कॉल करेंगे ये बताने के लिए कि ट्रैवल की एक फ्लाइट है 5,000 की और होटल है 6,000 का। ठीक है, तो क्या आप बुकिंग कंफर्म करना चाहते हो, ट्रैवल एजेंट वापस से कॉल करेगा अपने कस्टमर को। ठीक है, अब कस्टमर बोलता है कि हाँ आप प्लीज बुकिंग कर दीजिए। अब ट्रैवल एजेंट मैनुअली एयरलाइन को फिर दोबारा कॉल करेगा और होटल को फिर दोबारा कॉल करेगा। ठीक है, ये बताने के लिए कि भाई कस्टमर ने कंफर्म कर दिया है। अब
व्हाट हैपेंड हियर? ट्रेवल एजेंट को एयरलाइन को अलग से कॉल करना पड़ा, होटल को अलग से कॉल करना पड़ा, हर कंपनी ने अपना अपना सिस्टम मैनुअली चेक किया, इंफॉर्मेशन मैनुअली एक्सचेंज हुई. अब इस सिनेरियो में क्या हुआ? व्हाट हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो? यूजर ने कब कॉल किया था? यूजर कॉल्ड द ट्रैवल एजेंट एट 8 AM इन द मॉर्निंग. ठीक है. और ट्रैवल एजेंट को सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में और लाने में कितना टाइम लगा? लेट्स से दैट उसको 2 PM हो गया. सो क्या क्लिक में होने वाली चीजें में ऐसे घंटों का समय लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए, राइट. अब इमेजिन करो कि अगर एयरलाइन और होटल के पास एपीआईज होती तो ट्रैवल एजेंट को किसी को फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. सिस्टम ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट भेजता कि फ्लाइट की अवेलेबिलिटी चेक करो, होटल की अवेलेबिलिटी चेक करो, और कुछ सेकंड्स में रिस्पॉन्स आ रहा था. तो एपीआई आप समझो कि डिजिटल ट्रेवल एजेंट की तरह काम करती है, जो दो सिस्टम्स के बीच में ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन करवाती है. ठीक है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट थिंग विच इज दिस. ठीक है. विथ एपीआई क्या होता? विद एपीआई वाली चीज समझते हैं. ठीक है. सबसे पहले आई होप विजिबल होगा. या देखो, विद एपीआई क्या होता है? सपोज मुझे गोवा जाना है, मुझे फ्लाइट और होटल बुक करना है, लेकिन इस बार मैं किसी ट्रेवल एजेंट को कॉल नहीं करूंगी, मैं सिर्फ एक ट्रैवल वेबसाइट या ओपन करूंगी. ठीक है. तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि मैं हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ? आई वॉन्ट टू बुक अ फ्लाइट फ्रॉम गोवा एंड फॉर 3 nights. ठीक है. तो अब मैं गई फॉर एग्जाम्पल MMT या इक्सीगो. ठीक है. किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे गई, मैंने वहां पे सर्च किया. ठीक है. फिर क्या हुआ? वेबसाइट और सेंड करेगा रिक्वेस्ट. ठीक है. होटल एपीआई को और एयरलाइन सिस्टम को. एयरलाइन सिस्टम अपने डेटाबेस में से लेकर के आएगा कि सीट्स कितनी है, प्राइस कितनी है. ठीक है. तो वेबसाइट यूजेस एपीआई. जैसे ही मैं सर्च करती हूँ कि वेबसाइट खुद एयरलाइन और होटल को कॉल नहीं करती, वेबसाइट एपीआई का यूज नहीं करती. यहाँ एपीआई डिजिटल मैसेंजर की तरह काम करता है. एपीआई रिक्वेस्ट लेकर रेलेवेंट सिस्टम तक पहुंच जाता है. अब एयरलाइन सिस्टम क्या करता है? अवेलेबिलिटी चेक करता है. एपीआई एयरलाइन सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजती है, एयरलाइन सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करता है कि सीट्स अवेलेबल है या नहीं, टिकट्स का क्या प्राइस है, और रिस्पॉन्स रेडी करता है. ठीक है. फिर एयरलाइन सेंड बैक करता है रिस्पॉन्स. सो एयरलाइन सिस्टम एपीआई के थ्रू रिस्पॉन्स वापस भेज देता है. तो रिस्पॉन्स में क्या होता है? अवेलेबल फ्लाइट्स, टाइमिंग्स, टिकट प्राइसेस, वो सारी चीजें. देन फिर क्या होता है? ठीक है. देन क्या है नेक्स्ट थिंग कि आपको लाइक रिजल्ट्स आ गए. ठीक है. हियर आर द रिजल्ट्स. अब आप वैसे होटल सिस्टम के लिए जा रहे हो. ठीक है. तो होटल सिस्टम में एपीआई के थ्रू रिस्पॉन्स रिटर्न करता है कि अवेलेबल रूम्स कितने हैं, होटल के प्राइसेस क्या है, स्टे डिटेल्स क्या है, वो सारी चीजें. तो वेबसाइट शो करती है रिजल्ट के फ्लाइट आपको लाइक फॉर एग्जांपल इतने की पड़ जाएगी, इतने बजे आप जा सकते हो, एंड देन आपको इतने की होटल सिस्टम आपको इतने का पड़ जाएगा, इतने बजे आप जा सकते हो. ठीक है. तो एपीआई ने क्या किया? नोटिस करो कि किसी ने किसी को फोन नहीं किया, ना ट्रैवल एजेंट को, ना मैनुअल कॉल्स को, ना वेटिंग को, ना ह्यूमन कोऑर्डिनेशन, कुछ भी नहीं है. एपीआई सिंपल लैंग्वेज में समझ गया क्या कि एपीआई एक वेटर की तरह है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक रेस्टोरेंट के एग्जाम्पल से देखें तो कस्टमर क्या है? कस्टमर इज यू. आप कस्टमर हो. किचन क्या है? आपका वही होटल या एयरलाइन वाला सिस्टम. ठीक है. वेटर क्या है? वेटर इज योर एपीआई इन मिडिल. आप कभी ऐसा है कि आप डायरेक्टली किचन में जाकर के शेफ से बात कर रहे हो? ऐसा तो कभी नहीं होता ना. सबसे पहले आप वेटर को ही बताते हो, फिर वेटर लेके आता है कि शेफ ये बोल रहे हैं कि इनको खाना है राजमा चावल. ठीक है. फिर शेफ क्या बोलता है? बन जाएंगे, 15 मिनट में आ रहे हैं. फिर वो जाकर के बोलेगा कस्टमर को कि हाँ 15 मिनट्स में योर फूड वुड बी देयर. ठीक है. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. अब ये जो एक प्रोसेस नोटिस करी क्या कि अगर यूजर रिक्वेस्ट भेज रहा है
टू किसी सर्वर को, तो रिक्वेस्ट भेजने को क्या बोलेंगे? और अगर सर्वर रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है टू द यूजर, तो इस प्रोसेस को भी तो कुछ बोलते होंगे, राइट? सो नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट थिंग. ठीक है, समझते हैं नेक्स्ट चीज क्या है. वो नेक्स्ट चीज देखो, अब हम एपीआई के सबसे कॉमन रिक्वेस्ट टाइप पे आ गए, यानी कि गेट रिक्वेस्ट. गेट रिक्वेस्ट मतलब क्या? गेट रिक्वेस्ट का यूज सर्वर से डेटा फेच या रिट्राइव करने के लिए किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल सिंपल वर्ड्स में देखो तो मुझे डेटा चाहिए, प्लीज कुछ भी दिखा दो. ठीक है, सो सपोज करो कि मुझे दिल्ली का करंट वेदर देखना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू चेक द करंट वेदर फॉर दिल्ली. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? मैं वेदर वेबसाइट पर जाऊंगी, सर्च बॉक्स में डालूंगी कि दिल्ली टाइप कर दी हूँ और वेदर बटन पे क्लिक कर दूंगी. तो क्या होगा? सिर्फ यूजर एक्शन हुआ. ठीक है, यहां तक इस प्लेटफॉर्म तक अभी सिर्फ यूजर एक्शन हुआ, बट ये रिक्वेस्ट को लेकर के डेटाबेस तक कौन जाएगा? दैट वुड बी योर गेट रिक्वेस्ट. ठीक है, अब जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया, वेबसाइट बैकएंड सर्वर को एक गेट रिक्वेस्ट भेजेगी. तो रिक्वेस्ट कुछ इस तरह से जाएगी, जैसे गेट है, वेदर है, क्वेश्चन मार्क है, सिटी है, दिल्ली है. तो गेट क्या है? डेटा चाहिए. वेदर क्या है? वेदर एंड पॉइंट. और सिटी क्या है? दिल्ली. किस चीज का वेदर चाहिए? दिल्ली का वेदर चाहिए. ठीक है, तो देन सर्वर प्रोसेस करेगा. सर्वर वुड प्रोसेस योर रिक्वेस्ट. ठीक है, अब वेदर सर्वर को रिक्वेस्ट मिल गई है, सर्वर अपने डेटाबेस या वेदर प्रोवाइडर से चेक करता है कि टेम्परेचर कितना है, वेदर सनी है या रेनी है, ह्यूमिड है, कितना है, क्या है. ठीक है, देन सर्वर क्या करेगा? आपको रिक्वेस्ट वापस भेजेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा. अब इस रिस्पॉन्स को ध्यान से देखो. व्हाट डज दिस रिस्पॉन्स मीन्स? राइट ओवर हियर. ठीक है, लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ठीक है, अब इस ठीक है, अब इस रिस्पॉन्स को ध्यान से देखो कि ये रिस्पॉन्स क्या कहना चाह रहा है. देखो, दिखाई दे रहा है कि सिटी क्या लिखा है? दिल्ली. टेम्परेचर क्या लिखा है? 32 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो सर्वर से जब रिक्वेस्ट आती है ना, रिस्पॉन्स आता है, तो वो मोस्टली जेसन में होता है. सर्वर ने डेटा प्रिपेयर करके वेबसाइट को भेज दिया है. वेबसाइट क्या शो कर रही है कि इतना इतना है, ये है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट योर गेट इज अबाउट. अब हम लोग नेक्स्ट पे देखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज योर पोस्ट. देखो, पोस्ट मतलब क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. देखो, फॉर एग्जाम्पल अब गेट रिक्वेस्ट डेटा फेच कर लिया. ठीक है, ये सब आपको पता चल गया. लेकिन जब हमने सर्वर को डेटा भेजना हो और कुछ नया क्रिएट करना हो, तब हम पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं. तो ये डेटा लो और मेरे लिए कुछ क्रिएट करो. सो सिनेरियो जैसे कि सपोज आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर एक कोई प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस कर रहे हो. ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है? यूजर फिल करेगा ऑर्डर डिटेल्स, मतलब आपका चेकआउट पेज, जैसे प्रोडक्ट नेम, आपका एड्रेस, पेमेंट मेथड क्या है, कस्टमर नेम क्या है. ठीक है, सेकंड क्या होगा? फिर आप जाओगे अपने वेबसाइट पे. ठीक है, जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करते हो, वेबसाइट सर्वर को पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी जाती है. सो इस रिक्वेस्ट को साथ सारा ऑर्डर डेटा भी भेजा जाता है. ठीक है, सो और बॉडी में डेटा जाता है, जैसे आइटम है, फॉर एग्जाम्पल वायरलेस ईयरफोन है. ठीक है, इतने का है, गौर यादव ने यूपीआई से पेमेंट किया है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर पोस्ट रिक्वेस्ट वुड लुक लाइक. ठीक है, अब सर्वर प्रोसेस करेगा इस रिक्वेस्ट को. मतलब क्या? अब सर्वर को रिक्वेस्ट मिल गई, डेटा वैलिडेट करता है, पेमेंट डिटेल सही है या नहीं, ऑर्डर जनरेट करता है, डेटाबेस में ऑर्डर को सेव करता है. ठीक है, देन द नेक्स्ट थिंग यू हैव इज योर सर्वर सेंड्स द रिस्पॉन्स. मतलब ऑर्डर सक्सेसफुली क्रिएट होने के बाद सर्वर आपको रिस्पॉन्स भेजता है कि सक्सेसफुल हो गया है, ऑर्डर प्लेस हो गया है, ऑर्डर क्रिएट हो गया, ऑर्डर आईडी जनरेट हो गई है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग यू हैव इज वेबसाइट रिसीव
द रिस्पॉन्स, मतलब शो करता है, आपको कंफर्मेशन देता है, ठीक है, कि हाँ आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, ठीक है. सो दैट व्हाट इट इज अबाउट. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट थिंग. अब नेक्स्ट थिंग जो है हमारी, वो है दैट हाउ डू सर्विसेज कम्युनिकेट टू ईच अदर. ठीक है, अब ये समझ लेते हैं एकदम फास्ट फास्ट. ठीक है, देखो अब समझो इस चीज को. अब तक हमने गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट समझ गए. अब देखते हैं कि माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में अलग अलग सर्विसेज एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करती है. तो सपोज करो कि आपका एक स्विगी या जोमेटो जैसा फूड डिलीवरी ऐप से आप पनीर पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो. ठीक है, काफी सारे लोगों को भूख लगने वाली है. ठीक है, पनीर पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो. ठीक है, लेकिन बैकएंड में मल्टीपल सर्विसेज मिलकर काम कर रही होती है, जैसे ऑर्डर सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस, पेमेंट सर्विस, डिलीवरी सर्विस. ये सारे सर्विसेज एक साथ काम कर रही होती है. तो स्टेप 1 क्या होता है आपका, कि यूजर आपको प्लेस ऑर्डर करता है ऑन द ऐप. ठीक है, तो कस्टमर ऐप में पनीर पिज्जा सेलेक्ट करता है और प्लेस ऑर्डर बटन पे क्लिक करता है. अब रिक्वेस्ट सबसे पहले ऑर्डर सर्विस के पास जाती है. ठीक है, सबसे पहले वो ऑर्डर सर्विस के पास जाएगी. ठीक है, अब ऑर्डर सर्विस पूरे प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करती है. स्टेप 2 क्या है, ऑर्डर सर्विस बात करती है रेस्टोरेंट सर्विस से. सो ऑर्डर सर्विस को पहले वेरीफाई करना है कि पिज्जा अवेलेबल है या नहीं. तो ऑर्डर सर्विस रेस्टोरेंट सर्विस को गेट रिक्वेस्ट भेजती है रेस्टोरेंट सर्विस को. ठीक है, कि बताओ ये वाला पिज्जा अवेलेबल है नहीं, मतलब मुझे बताओ कि पनीर पिज्जा अवेलेबल है या नहीं. तो रेस्टोरेंट सर्विस अपना डेटाबेस चेक करती है और रिस्पॉन्स में लिखती है कि